नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट यानी कि समुच्चय के बारे में। तो दोस्तों, आज हम समुच्चय के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि सेट यानी कि समुच्चय होता क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के बीच कुछ ना कुछ समानता जरूर हो, वह समुच्चय कहलाता है। दोस्तों, समुच्चय जो है वो एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जिसके बीच आपस में कुछ ना कुछ समानता जरूर हो दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने 5 नंबर्स लिख दिए। अब देखिए, इनके बीच में कुछ समानता है क्या? तो इनके बीच में एक समानता ये हो सकती है दोस्तों, ये सभी प्राकृत संख्या हैं। ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। ये एक समानता इन सभी में ये है, क्योंकि ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी, मतलब 5 के जो नंबर्स हमने लिखे हैं, पांचों के पांचों प्राकृत संख्या हैं। हम इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि पांचों जो नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। ठीक है, अब जो पांचों संख्याएं वो धन पूर्णांक भी हैं। तो यानी कि इनमें हर एक नंबर क्या है? कॉमन है। अगर हम धन पूर्णांक कहें तो पांचों धन पूर्णांक है, अगर हम प्राकृत संख्या कहें तो पांचों प्राकृत संख्या है, और अगर हम पूर्ण संख्या कहें तो ये पांचों के पांचों ही पूर्ण संख्या हैं दोस्तों। यानी कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहते हैं दोस्तों, उनके बीच आपस में कुछ ना कुछ समानता जरूर होती है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं लिख दूं ABCDEF, ठीक है, तो देखिए ABCDEF, इनमें कुछ समानता है क्या? तो दोस्तों, इनमें समानता ये है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। ए से लेकर एफ के बीच जितने भी लेटर्स हैं ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं दोस्तों। एक समानता ये हो गई। दूसरी समानता ये है कि ए से लेकर एफ तक मैंने जो लिखा है ये सभी स्मॉल लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स तो हैं, बट ये कैसे लेटर हैं दोस्तों? ये सभी स्मॉल लेटर्स हैं। तो इस प्रकार से जो सेट होता है वो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिनमें कुछ कुछ समानता जरूर होती है, कुछ ना कुछ समानता, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, आगे देखते हैं कि सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है कि समुच्चय को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हमेशा समुच्चय को दर्शाया जाता है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेता होता है इस तरीके से ABCD, इस तरीके से X Y और Z। तो जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है समुच्चय के एलिमेंट्स को। अब बात आ रही है एलिमेंट्स की। ठीक है, तो समुच्चय के एलिमेंट्स हैं उनको कैसे दर्शाया जाता है? तो समुच्चय के एलिमेंट्स को नंबर से भी दर्शाया जाता है, जैसे हमने ये देखिए नंबर से दर्शाया था। ठीक है, साथ ही साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से भी दर्शाया जाता है। देखिए, ये मैंने दर्शाया था इस स्मॉल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको या तो नंबर से भी दर्शाया जा सकता है या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से भी उनको दर्शाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है समुच्चय के एलिमेंट्स को हमेशा सर्पाकार कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है दोस्तों। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमेशा करली ब्रैकेट यानी कि सर्पाकार कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है, तभी वो एक सेट होगा दोस्तों। अगर उन्हें करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है, जैसे अभी ये करली ब्रैकेट के अंदर है क्या? नहीं है, तो ये अभी सेट नहीं है या फिर ये एलिमेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा एलिमेंट्स को, जब हम सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए इन पॉइंट्स को, साथ ही साथ इस परिभाषा को देखने के आधार पर हम एक सेट को कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि समुच्चय को हमेशा एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। तो हम जैसे ए ले लेते हैं, तो ये हो गया ए, ये देखिए कैपिटल लेटर है दोस्तों, तो ये हो गया सेट यानी कि समुच्चय। ठीक है, अब बराबर लिख लीजिए, क्योंकि ए बराबर कुछ एलिमेंट्स भी आएंगे इसमें। तो देखिए, समुच्चय के एलिमेंट्स को नंबर से दर्शाया जाता है। तो देखिए, हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने 5 नंबर्स दे दिए। ठीक है, अब देखिए, समुच्चय के एलिमेंट को हमेशा सर्पाकार कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। तो देखिए, अभी तो नहीं है, तो अभी ये सेट नहीं है दोस्तों, बट इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दिए सर्पाकार कोष्ठक यानी कि करली ब्रैकेट, तो देखिए एक सेट हो गया दोस्तों। ये एक सेट का
प्रारूप तैयार हो गया कि सेट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए ये है कैपिटल लेटर, बराबर के बाद क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा गया है। तो हमेशा जब भी हम सेट को लिखेंगे तो जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं ये सभी क्या है दोस्तों, एलिमेंट्स हैं किसके, सेट यानी समुच्चय के, ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ इनको एक दूसरे से कॉमा के द्वारा अलग करेंगे। देखिए कॉमा लगा है ना, तो इन सभी को आपस में एक दूसरे से कैसे अलग करेंगे, तो कॉमा के द्वारा अलग करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा कि समुच्चय होता क्या है और इसे किस तरीके से लिखा जाता है। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसे चिन्ह जो समुच्चय में यूज़ किए जाते हैं और उसका मतलब समझते हैं। तो देखिए हमारा पहला चिन्ह है दोस्तों, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये है बिलोंग्स टू, और ये है डज नॉट बिलोंग टू। देखिए यूनियन, ये है इंटरसेक्शन, ये है सबसेट, और ये है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट को इन दोनों तरीकों से लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है इनका यूज़ अधिकतर सेट में यूज़ होता है दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इनको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, चलिए समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेट लिख देता हूँ यहाँ पर, ए बराबर, देखिए कैपिटल ए है। ठीक है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सेट है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखिए यहाँ पर 3 है ये, ठीक है, ये 3 है, तो 3 ए का एलिमेंट है। ठीक है, 3 ए का एक एलिमेंट है। अब मैं इसे चिन्ह के रूप में कैसे व्यक्त करूंगा, तो दोस्तों इसीलिए यूज होता है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का यूज इसीलिए होता है कि हम 3 ए का एक एलिमेंट है उसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम, चूंकि देखिए 3 ए का एक अवयव है, एक एलिमेंट है, यानी कि ये क्या है, इसके एक सदस्य हैं। ठीक है, एलिमेंट को ही हिंदी में हम अवयव या सदस्य बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 3 जो है ए सेट का एक क्या है, एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 3 जो है वो ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम यही इसी को लिख दें जैसे 5 क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, किसका, ए का, सेट ए का एक एलिमेंट है ना 5। देखिए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 है एक एलिमेंट ए का। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक भी है जो है ए का एक एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक है एक एलिमेंट ए का। ठीक है, अगर यहीं पर मैं एक सेट लिखूं, एक और सेट बी, इसको मैं लिख दूं 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए सेट बी में 9 8 10 11 ये सभी क्या हैं, बी के एलिमेंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हमसे लिखने के लिए कहा जाए कि 9 बी का एक एलिमेंट है, इसको कैसे हम गणितीय रूप में लिखेंगे, तो हम उसको लिखेंगे दोस्तों कि 9 बिलोंग्स टू बी, यानी कि 9 बिलोंग्स टू बी। इसका तात्पर्य है कि जो 9 है वो बी का एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर हमें 11 को लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 11 बिलोंग्स टू बी, यानी 11 जो है बी का एक एलिमेंट है, बी का एक अवयव है। ठीक है, इसी सेट का उसके एलिमेंट से संबंध दिखाने के लिए हम बिलोंग्स का यूज करते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं दूसरा, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू। तो देखिए यहाँ पर ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, अब बी का एलिमेंट है 8 9 10 और 11। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 11 और यहाँ पर लिख दूं ए, तो क्या 11 ए का एलिमेंट है? देखिए ए वाले सेट में देखिए इसमें क्या 11 है, 11 तो बी वाले सेट में है ना, तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है दोस्तों, तो चूंकि 11 ए का एक एलिमेंट नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 11 डज नॉट बिलोंग टू ए। देखिए डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि 11 ए का एलिमेंट नहीं है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर हम देखिए 8 यहाँ पर बी का एलिमेंट है दोस्तों, वो ए का एलिमेंट नहीं है ना, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि 8 जो है वो ए का अवयव या फिर एलिमेंट नहीं है, 8 जो है ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए बी के हैं 8 9 10 और 11। ठीक है, और ए के है 1 2 3 4 5। अब अगर मैं कह दूं 5 और बी में क्या रिलेशन है, क्या 5 बी का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे देखिए इनको देख करके कि नहीं,
5 तो बी का एलिमेंट नहीं है, 5 तो ए का एलिमेंट है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? इन दोनों में ये रिलेशन हो सकता है दोस्तों कि 5 डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी कि 5 जो है वो बी का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर लिख दूं, देखिए 3 और बी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो 3 भी, देखिए 3 है क्या बी में? तो 3 नहीं है बी में, तो 3 भी बी का एलिमेंट नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो दोस्तों जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट हो, ठीक है, तो हम उसको दिखाने के लिए अगर एलिमेंट है तो उसके लिए बिलोंग्स टू करते हैं, और अगर एलिमेंट नहीं है तो हम उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू का यूज करते हैं। अगर एलिमेंट होगा दोस्तों तो इसका यूज करेंगे, और अगर एलिमेंट नहीं होगा तो इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यूनियन को समझते हैं। तो देखिए यूनियन का साइन ये है, देखिए यहाँ पर 2 सेट दिए हैं, पहला ए दूसरा है बी। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम लिख दिए ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिखना। ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिखना, इसका अर्थ निकलता है दोस्तों। बट कंडीशन एक होता है कि जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स 2 बार लिखा जाना नहीं चाहिए, एक एलिमेंट्स केवल एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे समझते हैं? जैसे देखिए हम दोनों के एलिमेंट्स को तो पूरे लिखेंगे, ठीक है, बट कोई भी जो एलिमेंट है वो 2 बार लिखा नहीं जाएगा। देखिए पहले हम ए के पूरे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अभी बंद नहीं होगा। देखिए हमने ए के एलिमेंट्स को लिख लिया। अब देखिए बी पे एलिमेंट्स पे आते हैं। बी के एलिमेंट्स क्या क्या है? 4 5 6 7 8। तो देखिए हम 4 यहाँ पर लिखेंगे क्या? 4 नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्यों? क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है एक बार। ठीक है, अब 5 लिखेंगे क्या? तो 5 नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि 5 भी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो जो नंबर्स पहले लिखे जा चुके रहेंगे उनको हमें दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, जो नंबर नहीं लिखे रहेंगे या फिर जो नंबर पहले से नहीं रहेंगे उन्हीं को हमको लिखना है। तो देखिए कॉमा के बाद क्या हो जाएगा? हम इन दोनों को छोड़ देंगे, अब आ जाएगा 6 7 8। ये है दोस्तों। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जो भी सेट यहाँ पर दिए हैं उनके एलिमेंट्स को एक साथ मिला करके लिखना है। बट कंडीशन ये होता है कि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक एलिमेंट हमेशा एक बार ही लिखा जाएगा दोस्तों। इसको हम वेन डायग्राम के आधार पर समझते हैं। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम के आधार पर हम इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं ये एक सेट ले लूँ और ये एक सेट ले लूँ, मान लीजिए ये है दोस्तों ए, ये है सेट ए और ये है सेट बी। ठीक है, अब देखिए ये सेट आएगा ए का, सेट बी के एलिमेंट इसमें आएंगे और यहाँ पर वे एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होंगे। ठीक है, दोनों में जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो देखिए ए और बी ये हो गए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो देखिए 4 और 5 दोनों में कॉमन है दोस्तों। तो पहले 4 और 5 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट आएंगे जो दोनों में होंगे। ठीक है, अब देखिए ए के कौन कौन से बच रहे हैं? 1 2 3। तो 1 2 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और देखिए बी के कौन से बच रहे हैं? तो 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, 4 5 तो दोनों में कॉमन है इसलिए वो बीच में आ गया है। ठीक है, अब हम इसको यूनियन के रूप में किस तरीके से लिखेंगे? तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8, ये विद इन कर्ली ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 5 2 बार आया है क्या? 4 5 इसमें 2 बार नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है तो हम उसको भी एक बार लिखना है। ऐसा नहीं है कि दोनों में है वो 4 5 दोनों में है, दोनों में हम 2 बार लिख देंगे, ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख देना। बट कंडीशन ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट को हम हमेशा एक बार ही लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं अब इंटरसेक्शन को। तो देखिए इंटरसेक्शन है ये वाला। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आते हैं इंटरसेक्शन पर। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों जो कॉमन है उनको लिखना। ठीक है, जो कॉमन है उनको लिखना। तो देखिए अगर हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों ए और बी में जो भी कॉमन होंगे उन्हीं को हमें लिखना है दोस्तों। ठीक है, बाकी को छोड़ देना है, जो कॉमन रहेगा उसी बस को लिखना है। चलिए इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए हम वेन डायग्राम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये हम सेट ए मान लेते हैं और इसको सेट बी मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है दोनों में, तो देखिए 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों कॉमन हो गए दोस्तों। तो कॉमन वाला एलिमेंट कहाँ आता है, यहाँ पर आता है बीच में, ठीक है। तो 4 5 दोनों में आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, 1 2 3 इधर, तो ए में 1 2 और 3 ये बच गए, ठीक है। तो हमने उसको ए में लिख दिया। अब देखिए बी में कौन बच रहा है, तो 6 7 8, तो बी के अंदर लिख देते हैं 6 7 और 8, ठीक है। अब जब भी इंटरसेक्शन होगा दोस्तों, तो जो कॉमन होगा दोनों में केवल वही लिखा जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू समझिए कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखिए 4 और 5 है दोस्तों, वो कॉमन है, तो हम कॉमन को ही बस लिखेंगे 4 और 5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर हमें 2 सेट इस तरीके से दे दिए हैं, देखिए पहला सेट है ए, इसमें 5 6 7 8 हैं एलिमेंट्स, और दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 8 9 और 10 और 11, ठीक है। तो इसका हम यूनियन किस तरीके से निकालेंगे, इसका यूनियन देखिए, यूनियन कैसे निकालेंगे, तो इसका यूनियन निकालेंगे दोस्तों, जितने भी एलिमेंट्स हैं देखिए 5 6 7 और 8, ठीक है, 5 6 7 8 लिख दिए। अब देखिए यहाँ आते हैं बी में, क्योंकि हम यूनियन में क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 तो आ गया है ऑलरेडी, देखिए इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले कॉमन वाले स्थान को भरते हैं। तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो देखिए यहाँ पर 8 है दोस्तों, यहाँ पर भी 8 है ना। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, तो नहीं है दोस्तों। तो जो कॉमन है उसको बीच में लिख लीजिए, ठीक है। अब जो छूट रहा है, तो एक एलिमेंट कौन कौन से बचे, 5 6 और 7, ठीक है। इसी प्रकार अब बी के एलिमेंट कौन कौन से बचे, तो बचे 9 10 और 11, ठीक है। तो जब हम यूनियन को लिखते हैं, तो अब इन्हीं को देख के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 6 7 8 हो गए, ये चारों लिखा गया। अब बचा क्या, 9 10 और 11, 9 10 और 11, तो ये हमारा यूनियन को हम इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हमको यहीं ए इंटरसेक्शन बी करने के लिए किया जाए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, हम इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट को ही लिखते हैं, है ना। तो देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं इन दोनों में, तो देखिए वेन डायग्राम में देखें तो केवल 8 ही है ऐसा एक एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, केवल 8 को ही लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्शन में और आपको यूनियन में और इंटरसेक्शन में डिफरेंस साफ दिख रहा है दोस्तों, कि यूनियन में हम साथ मिलाकर के लिखते हैं, जबकि हम इंटरसेक्शन में केवल कॉमन को ही लिखते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब समझते हैं सबसेट क्या होता है। तो देखिए सबसेट का साइन कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला है, ठीक है सबसेट। तो देखिए अब हमसे ये कहा जाता है कि बी एक सबसेट है ए का, यानी कि बी सबसेट है ए का, ये कहा जाता है बी ए का सबसेट है, या फिर B इज अ सबसेट ऑफ A, ये कहा जाता है। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि B जो है A का सबसेट है, तो दोस्तों इसके लिए 2 कंडीशन होता है। 2 कंडीशन को अगर ये फुलफिल करता है तो हम ये कह सकते हैं कि B जो है वो A का एक सबसेट यानी कि उपसमुच्चय है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होता है कि पहला कंडीशन ये होता है दोस्तों कि जो सबसेट होता है उसमें सेट से कम एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो सबसेट होता है, देखिए ये B है, उसमें A से कम एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला सबसेट में सेट से कम एलिमेंट होते हैं, कम एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए बी में ए से कम एलिमेंट है, ए में जहां 6 हैं तो बी में वहां 3 ही है दोस्तों। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि सबसेट के सभी एलिमेंट सेट में मौजूद होते हैं, सेट में मौजूद होते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन तो फुलफिल किया था कि जो सबसेट है बी उसमें सेट ए से कम एलिमेंट है। अब दूसरा क्या कहा गया कि सबसेट के सभी एलिमेंट सेट में मौजूद होते हैं। तो देखिए बी के एलिमेंट्स है 1 2 3, क्या ये 1 2 3 ए में है दोस्तों? तो देखिए 1 2 3 ये भी है दोस्तों। तो देखिए पहला तो बी जो है वो सबसेट है, तो इसका एलिमेंट ए से कम होना चाहिए, ठीक है।
बी सबसेट का एलिमेंट सेट ए से कम होना चाहिए, साथ ही साथ इसके जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में मौजूद होने चाहिए। तो देखिए मौजूद है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए बी जो है वो ए का एक सबसेट है दोस्तों चलिए हम इन दो सेट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, या सी डी का एक सबसेट है या फिर डी सी का सबसेट है, क्या कह सकते हैं हम? तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो कंडीशन होते हैं, दो कंडीशन को फुलफिल कर ले कोई सेट तो वो सबसेट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो सबसेट होता है वो अपने सेट से उसमें कम एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए इन दोनों में किसमें एलिमेंट कम है उसको देखते हैं। तो देखिए इन दोनों को देखेंगे दोस्तों, तो इसमें एलिमेंट कम है, मतलब ये जो है डी सबसेट हो सकता है सी का, ठीक है, डी सी का सबसेट हो सकता है, ये मान करके चलते हैं क्योंकि इसमें कम एलिमेंट है। अब ये भी देखेंगे कि क्या डी के एलिमेंट सी में मौजूद हैं, 10 11 जो डी का एलिमेंट है वो क्या सी में मौजूद है? तो देखिए दोस्तों 10 और 11 सी में मौजूद है, यानी कि डी में कम एलिमेंट भी हैं और डी के एलिमेंट सी में मौजूद भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी सी का एक सबसेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी क्या हो जाएगा, सी का एक सबसेट हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, चलिए अब समझते हैं नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट, जिसे हिंदी में रिक्त समुच्चय भी कहा जाता है। इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, देखिए फाई होता है या फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से भी हम डिनोट करते हैं, जिसमें बीच में कुछ नहीं लिखा होता दोस्तों, ये बिल्कुल खाली होता है, इसमें यहाँ तक कि जीरो भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं, पहला है ए सेट और दूसरा है बी सेट, इनके कुछ एलिमेंट्स हैं। चलिए अब इसको हम एक डायग्राम के रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको डायग्राम के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये सेट ए हो गया और ये हो गया सेट बी, ठीक है। ये वो स्थान है जहाँ कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो देखिए कुछ कॉमन है क्या, इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें इन दोनों एलिमेंट्स में, इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब देखिए ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, इसको हम ए में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ए के हमने लिख लिए, अब बी के भी लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 7 8 और 9, ठीक है, 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या दोस्तों, तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल रिक्त है। तो अगर हम वो इनका इंटरसेक्शन लिखने के लिए कहा जाए, इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं ना। तो चूंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल खाली है, बिल्कुल रिक्त है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है तो ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा दोस्तों नल सेट, बिल्कुल खाली है। खाली को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको नल सेट भी कहा जाता है। तो जहां भी एलिमेंट्स नहीं हो तो उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम फाई का यूज करते हैं, इसको नल सेट या एम्प्टी सेट भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके जगह पर हम कर्ली ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, जहां बिल्कुल खाली होगा कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, उसमें जीरो भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे दर्शाते हैं, इससे हम नल सेट यानी कि जो खाली होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता दोस्तों, उनको दर्शाने के लिए हम रिक्त समुच्चय का यूज करते हैं दोस्तों।